हम सभी समय न्यूज़ में और पेपर्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में हर जगह देख रहे हैं, ये दो ही नाम इस समय सुर्खियों में हैं, रूस और यूक्रेन। रीज़न क्या है कि इन दोनों के बीच में इस समय वॉर की सिचुएशन है और वॉर हो रही है। सिचुएशन 5 दिन पहले तक थी और 5 दिन से वॉर जो है जारी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अब तक रूस और यूक्रेन के बीच हुआ क्या है और रीज़न क्या रहा है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने का। ओके, जो टर्म्स हैं उनका मतलब क्या है, और इसी रूस और यूक्रेन के जो वॉर की सिचुएशन की वजह से, वॉर जो चल रहा है उसकी वजह से, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो प्लेन था, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्लेन है, ठीक, मारिया एंटोव 225, ये जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है 27 फरवरी 2022 को। ठीक, ये जो आप प्लेन देख रहे हैं ये डिस्ट्रॉय हो चुका है कल। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेन था और ये रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रही है ये उसके कंसिक्वेंसेस हैं। ठीक, क्योंकि जो वॉर होती है तो उसमें कोई भी देश ये नहीं कह सकता है कि वो कुछ जीता है या वो कुछ हारा है, क्योंकि नुकसान वॉर में हमेशा लाइफ का होता है और जो संपत्ति है उसका होता है। उसकी बुनियाद क्या होती है, उसकी बेस क्या होती है, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है। तो वॉर किसी भी तरह से किसी भी देश के लिए, चाहे वो यूक्रेन हो या रसिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, किसी के लिए भी कभी भी अच्छा साबित नहीं हुआ है। ठीक, तो अब इसके पीछे का रीज़न क्या है एक बार उसे समझते हैं, फिर देखते हैं कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ तबाह हुआ है उसकी क्या वजह थी, और उस हवाई जहाज़ के बारे में कुछ देखते हैं, फैक्ट्स जो पेपर में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो देखिए ये बात है 1922 की। ठीक, 1922, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, इन 1922 में एक ग्रुप था, उसका नाम था यूएसएसआर। ठीक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक, इसको कहते हैं सोवियत संघ। ठीक, उस समय ये टोटल 15 देशों का एक ग्रुप था। ठीक, और इन सभी कंट्रीज़ को मिलाकर जो गवर्नमेंट गवर्न करती थी वो एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंडर गवर्न करती थी, और उस यूनियन को ही कहा जाता था यूएसएसआर। ठीक, सोवियत संघ। जैसे अभी आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, यूरोपियन संघ। ठीक, ये अभी कुछ समय पहले तक बहुत सुर्खियों में था, लेकिन इस समय दोबारा सुर्खियों में क्या है, यूएसएसआर। 1922 में ये फॉर्म हुआ था। ठीक, और 1991 में ये फर्दर जो इसकी कंट्रीज़ हैं इन्होंने अलग होने की मांग की, और 1991 में ये फर्दर 15 कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया। ठीक, इस बीच में यूएसएसआर में सिविल वॉर भी होती रही थी, लगातार चल रही थी। उसके बाद 1991 में जब इसका एंड हुआ तो ये जो कंट्रीज़ थी फर्दर 15 कंट्रीज़ में डिवाइड हो गई। ठीक, कंट्री कौन कौन सी हैं तो उनको देख लेते हैं। रशिया है, ठीक है ना, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, जॉर्जिया है, मोल्दोवा है, यूक्रेन है, बेलारूस, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान है। ओके, और जो इस समय वॉर हो रही है वो किसके किसके बीच में हो रही है, तो वॉर हो रही है 11 नंबर और 14 नंबर के बीच में। ये हमारा यूक्रेन है और ये हमारा रशिया है। ठीक, इनके बीच में पिछले 5 दिनों से वॉर चल रही है, ठीक है ना। तो देखिए 1991 में जो यूएसएसआर था वो फर्दर 15 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक, उसके बाद 2014 2014 में, ठीक है, 2014 में रशिया ने क्या किया, ये जो आप छोटा सा पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट, ठीक है ना, इसे कहते हैं क्रीमिया। ठीक, क्रीमिया। तो रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के ऊपर हमला करके क्रीमिया को रशिया का पार्ट बना लिया। ठीक है, ये कब की बात है, ये 2014 की बात है। और यहाँ पर है ब्लैक सी, ठीक है, क्रीमिया सराउंडेड है ब्लैक सी से और सी ऑफ अजोव से, ठीक है ना, सी ऑफ अजोव। ओके, और जो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को जो फर्दर जो कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट है उसको कहते हैं कर्च स्ट्रेट। ठीक है, कौन सा स्ट्रेट है, कर्च स्ट्रेट। ये देख सकते हैं आप, ये बना हुआ है। ओके, तो ये क्या है, कर्च स्ट्रेट है। ठीक, तो ये किस सी को कनेक्ट करता है, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव। ठीक,
रसिया ने इसको अपने अंडर में इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे और एक तरह से ये डायरेक्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुँच रखना चाहते थे, इसलिए रशिया ने क्रीमिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब देखिए यहाँ से ईजी हो जाता है वाटरवेज के थ्रू यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना और अरब कंट्रीज़ में जाना, ठीक। अब जो इस समय कॉन्फ्लिक्ट का जो रीज़न है वो है ये एरिया जो देख रहे हैं आप, ये एरिया, ठीक। ये कौन सा एरिया है? लुहांस्क और डोनेट्स्क, इसको मिलाकर कहते हैं डॉनबेस रीजन, ठीक। ये देखिए लुहांस्क और डोनेट्स्क, ठीक है ना। ये जो कंबाइंड रीजन है इसको कहते हैं डॉनबेस रीजन। ये है ब्लैक सी, ये है सी ऑफ अजोव और ये है कर्च स्ट्रेट, ओके। जो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। ये हमारा ब्लैक सी है, ये है हमारा सी ऑफ अजोव और ये क्या है? कर्च स्ट्रेट, ओके, कर्च स्ट्रेट, ठीक। तो अब पहले देखिए 2014 में क्रीमिया को अपने कंट्रोल में लेने के बाद, उस पर अपना कब्जा करने के बाद रशिया ने ये जो वे है, ठीक है ना, ये जो लैंड वे है इसको लेने के लिए अभी जो आप कई दिनों से लगातार पेपर में सुन रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हर जगह यही खबर चल रही है, लड़ाई हो रही है। तो ये जो रीज़न है, ठीक, ये जो रीज़न है ये यूक्रेन का पार्ट है पूरा, ठीक है ना। ये जो रीज़न है ये यूक्रेन का पूरा पार्ट है। इस रीज़न को अपने कंट्रोल में लेने के लिए रशिया ने यहाँ पर ट्रूप्स भेजे हैं, ठीक। और ये जो ट्रूप्स यहाँ पर खड़े हुए, देखिए जो आपको ये डार्क दिखाई दे रहे हैं, ये सब रशियन ट्रूप्स हैं, ओके। देखिए रशिया ने क्या किया, सब चारों तरफ से यूक्रेन को घेर लिया, जो लेकिन मेन उनका मुद्दा था, रशिया को ये जगह चाहिए थी, ठीक। क्रीमिया में भी रशिया ने अपने ट्रूप्स छोड़ दिए और रशिया ने लुहांस्क और डॉनबास के रीजन में जो बॉर्डर से सटे हुए जगह है वहाँ पर भी अपने ट्रूप्स छोड़ दिया। और कोई जगह इन्होंने क्यों नहीं चुनी, ठीक है। क्वेश्चन आता है सिर्फ ये रीज़न ही क्यों लिया, ये जो डॉनबास का रीज़न है इसको ही रशिया ने क्यों एम किया? ये यहाँ से भी अंदर जा सकते थे, यहाँ से भी जा सकते थे, लेकिन ये जो रीज़न है सिर्फ इसी को क्यों चुना? रीज़न ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी भी रशिया को अपना देश मानते हैं, वो एक तरह से सेपरेटिस्ट हैं यूक्रेन में, ठीक। वो जो यूक्रेन की पॉलिसीज़ होती हैं वो उनसे खुश नहीं है, तो एक तरह से पहले से ही यूक्रेन के अगेंस्ट थे। और ये जो डोनेट्स्क हैं और लुहांस्क हैं अपने आप को एक अलग कंट्री की तरह से बता रहे थे, ठीक। उनका कहना था ये जो कंट्रीज़ हैं दोनों, ये जो एरिया है यूक्रेन का, इनका कहना था कि ये यूक्रेन का पार्ट नहीं है, ठीक, ये एक अलग से नेशन है, ठीक। और रशिया इन दोनों जगह की अपनी तरह से मदद करता रहता है। अब ये जो डॉनबास रीजन के लोग हैं ये यूक्रेन की जो आर्मी है उनसे लड़ाई कर रहे थे तब तक जब तक यूक्रेन और रशिया के बीच में रियल वॉर स्टार्ट नहीं हो गई 5 दिन पहले तक। और इधर रशिया ने क्या किया, जो अपनी ये जो फोर्स इन्होंने अभी लगा रखी थी इसको भेजा किस नाम से था? पीस कीपिंग फोर्स के नाम से, ठीक। इस पीस कीपिंग फोर्स का काम ये था जो यहाँ के सिटीजन्स हैं इनको जो एड है वो प्रोवाइड कराना। और ये एड कौन सी थी? मिलिट्री एड, ठीक, ताकि ये जो यहाँ इस रीजन के लोग हैं ये यूक्रेनियन से लड़ाई लड़ें आर्मी से और इनके लिए रास्ता ईजी हो जाए। तो यही होता है। उसके बाद लड़ाई स्टार्ट हो जाती है 5 दिन पहले, जब यहाँ से ये रीजन यूक्रेन रशिया को देने से मना कर देता है, ठीक। तो यूक्रेन की सोल्जर, यूक्रेन की आर्मी और रशिया की आर्मियों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो वॉर हो रही है क्या दूसरी कंट्रीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं या करना चाहती हैं? तो इसका आंसर है कोई भी दूसरी कंट्री अभी तक यूक्रेन के साथ नहीं है। रीज़न ये है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि जो कोई भी कंट्री, ठीक, जो कोई भी कंट्री यूक्रेन का साथ देगी, वो ऐसा करने पर, कोई भी कंट्री अगर यूक्रेन के साथ आती है तो रशिया ऐसा होने पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका यूज़ करेगा, ठीक। रशिया ने ये साफ शब्दों में कह दिया है, ठीक। तो अभी आप कुछ दिन से देख रहे होंगे, 1-2 दिन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार ये खबरें आ रही हैं कि रशिया ने बोल रखा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करने वाले हैं और जितने भी उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स को देखने वाले मेंबर्स हैं आर्मी के, वो सभी उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी और उन सभी को वापस बेस पर बुला लिया गया है, ठीक। रशिया इतना बौखला क्यों गया है कि उसने अचानक से ये बात कही है? देखिए जब वॉर स्टार्ट होती है तो उसके नेक्स्ट डे रशिया ये बोल देते हैं, ये सीधे सीधे बता देते हैं कि कोई भी कंट्री अगर यूक्रेन के साथ देती है तो रशिया न्यूक्लियर
वेपन यूज़ करने से पीछे नहीं हटेगा। ठीक, इसके बावजूद भी कई कंट्रीज़ हैं उन्होंने रशिया के ऊपर लगातार सैंक्शंस लगाने स्टार्ट कर दिए, जिन्हें कहते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस। ठीक, इससे क्या होता है कि जो रशिया है, जो व्लादिमीर पुतिन है, वो काफ़ी ज़्यादा बौखला जाते हैं। ठीक, अब देखेंगे सैंक्शन लगाने वाली कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो देखिए यूएसए है, उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं। यूनाइटेड किंगडम है, उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं। जर्मनी है, उन्होंने भी सैंक्शन लगा दिए हैं। लातविया है, उन्होंने भी सैंक्शंस लगा दिए हैं। देखिए जो सैंक्शन होते हैं इकोनॉमिक सैंक्शन, ये बहुत ईजी नहीं होते हैं। जो कंट्री इनको लगाती है दूसरी कंट्रीज पे, ठीक, जैसे जर्मनी ने अभी सैंक्शन लगाए हैं रशिया के ऊपर, तो उन्होंने जो पाइपलाइन जा रही है रशिया के थ्रू होते हुए जर्मनी को होते हुए जो अदर कंट्रीज़ में, ठीक है ना, रशिया से पाइपलाइन जा रही है तो वो जर्मनी होते हुए अदर कंट्रीज़ में जा रही है। जर्मनी में भी पूरी तरह से गैस सप्लाई दे रही है। तो जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने इस सप्लाई को रोक दिया। ठीक, अब देखिए जर्मनी ने रोका है रूस को सबक सिखाने के लिए। ठीक, एक तरह से सैंक्शन है। बट अब क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अगर जो गैस की सप्लाई बंद हो जाती है तो जर्मनी इसे सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, इसके लिए भी उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि गैस की ज़रूरत जर्मनी को भी है। ठीक, तो इकोनॉमिकल सैंक्शन लगाने से कोई एक कंट्री जो लगाती है ना वो खुश होती है, और ना जो दूसरी कंट्री जिसके ऊपर लगाए जाते हैं वो। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर इंडिया और चाइना को ले लें हम। ठीक, अगर हम आज की डेट में ये सोचें, इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी आम आदमी ये सोचे कि हमको चाइना से जो माल, जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं उनमें सैंक्शन लगा दें और किसी भी तरह का ट्रेड चाइना के साथ हम बंद कर दें। ठीक, चलिए बंद कर देते हैं, लेकिन जो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वो होगा इंडिया की इकॉनमी पर। रीज़न क्या है, हम इस समय मैक्सिमम रूप से जो चाइना है वहाँ से जो माल इंपोर्ट होता है उस पर बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंडेंट है। अगर ये सैंक्शन लग जाते हैं, ठीक, तो अचानक से उस माल की पूर्ति होना इंडिया के लिए लगभग नामुमकिन सा होगा। ठीक, कि जो चीज़ इतने मात्रा में इंपोर्ट हो रही है वो कहाँ से आ जाएगी इंडिया के पास। ठीक, अचानक से कई पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ जाएंगी। ठीक, ऐसा नहीं है कि चाइना को नुकसान नहीं होगा, चाइना को भी नुकसान होगा क्योंकि इंडिया उसका बहुत बड़ा ख़रीदार है। लेकिन चाइना के पास और भी कंट्रीज़ हैं जो चाइना से लगातार माल खरीदती हैं। पर अगर इंडिया ने पूरी तरह से सैंक्शंस लगा दिए जैसे ये कर रहे हैं इस समय अक्साई चीन के पास, ठीक है ना, अक्साई चीन चाइना ऑक्यूपाइड जो कर रखा है इंडिया का पार्ट, उसको कहते हैं अक्साई चीन। ठीक, तो यहाँ पर अक्सर लड़ाई होती रहती है। इस लड़ाई की वजह से अगर इंडिया चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा देती है तो चाइना को उतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा मार्केट है। पर इंडिया को इंपोर्ट करने की वजह से जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है कुछ हद तक, उसकी वजह से इंडिया को इस सैंक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक, इसीलिए सडनली सैंक्शंस नहीं लगाया जा सकता। वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है तब वहाँ पर ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सैंक्शन लगाए जाएँ। ठीक, तो यही हो रहा है। इस वजह से रसिया के साथ जो हो रहा है, सैंक्शंस लगा रही हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज़। आप देखेंगे अमेरिका ने लगा दिया, ब्रिटेन ने लगा दिया, जर्मनी ने लगा दिया, और कई कंट्रीज़ हैं छोटी छोटी बड़ी बड़ी जिन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। ठीक, अब रशिया के ऊपर जब सैंक्शंस लगा दिए तो रशिया बौखला गया। ठीक, तो रशिया ने अभी कुछ दिन पहले, जब उन्होंने पहले ही वार्निंग दे रखी थी कि अगर कोई भी एड प्रोवाइड कराएगा या कुछ भी करेगा, ठीक, यूक्रेन को, तो वो वॉर क्रिएट कर देंगे। और वो वॉर में किस चीज़ का यूज़ करेंगे, न्यूक्लियर वेपन का। ठीक है ना, वो वॉर में किस चीज़ का यूज़ करेंगे, न्यूक्लियर वेपन का। ठीक है, और इसी को देखते हुए रशिया ने जितने भी उनके न्यूक्लियर वेपन प्लांट्स हैं वहाँ पर जितने भी लोग थे, अगर कोई छुट्टी पे गया था उसे वापस बुला लिया है। और इस खबर की जो पुष्टि की है उसको किया है रशिया के जो न्यूज़पेपर है स्पुतनिक, उसने वेरीफाई किया है कि ये खबर सही है कि रशिया में अगर कुछ और सैंक्शंस लगेंगे या कोई और कंट्री यूक्रेन का साथ देती है तो रसिया पीछे नहीं हटेगा न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने से। ठीक है ना, इस समय प्रेजेंट सिनेरियो ये है वर्ल्ड का कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास हैं, आफ्टर दैट अमेरिका के पास हैं, और इंडिया के पास इस समय अराउंड 165 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक, अब नॉर्थ कोरिया की बात कर लें, ठीक, तो उनके पास भी ये माना जा रहा है कि 40 to 50 न्यूक्लियर वेपन्स इस समय हैं। तो आप न्यूक्लियर वेपन्स के एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो रशिया इस समय सबसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ा है। ठीक, इसलिए कोई भी बड़ी कंट्री जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, ये खुलकर यूक्रेन का साथ नहीं दे पा रहे हैं। ठीक, अभी आपने एक वर्ड और सुना होगा, नेटो। ठीक है ना, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक छोटा सा समरी है। इसमें अराउंड 29 कंट्रीज़ हैं। ठीक,
और यूक्रेन लगातार वॉर के पहले से ये चाह रहा था कि वो नाटो का मेंबर हो जाए, ठीक। लेकिन वॉर स्टार्ट हो गई और ये यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं हो पाया। क्या होता अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर हो जाता? इसका एक सिंपल सा जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि अगर कोई भी कंट्री जो नाटो का मेंबर है, अगर उस कंट्री पर कोई दूसरी कंट्री जो नाटो का मेंबर नहीं है वो अटैक करती है, तो ये अटैक डायरेक्टली ये माना जाएगा कि ये अटैक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ऊपर है, ठीक। लेकिन ये अभी तक यूक्रेन को मेंबरशिप नहीं मिल पाई थी, ठीक। लेकिन यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक, वोल्दोमिर जेलेंस्की, वो बहुत ही मतलब चाहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट सिचुएशन में चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन, ठीक, यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन संघ जो है, यूक्रेन को अपना पार्ट, अपना मेंबर मान ले, ठीक, ताकि जो यूरोपियन यूनियन के जो अदर कंट्रीज़ हैं वो खुलकर यूक्रेन का साथ दे पाए। लेकिन अभी यूरोपियन यूनियन ने भी यूक्रेन को अपना पार्ट या मेंबर नहीं सेलेक्ट किया है। अभी आज की बात करते हैं तो आज 28 फरवरी 2022 है। आज के दिन की बात है कि रशिया और यूक्रेन बात करने के लिए सहमत हो गए हैं और उन्होंने एक कंट्री चुनी है, बेलारूस। यूक्रेन पहले बेलारूस में जाके बातचीत करने के लिए मना कर रहा था। रीज़न ये है कि जो बेलारूस है वो रशिया के डायरेक्ट कंट्रोल में है, ठीक। जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो रशिया के प्रॉपर बात मानने वाले हैं। उन्होंने बेलारूस ने आज क्या किया है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि अगर रशिया चाहे, अगर उनको उनकी टेरिटरी से जो न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने हैं या आर्मी ले जानी है तो उनका स्वागत है, वो आएँ और बेलारूस होते हुए यूक्रेन तक जा सकते हैं। इस वजह से यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो बेलारूस में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। पर आज जब कहीं और बातचीत नहीं हो पा रही तो रशिया के प्रेसिडेंट और यूक्रेन के प्रेसिडेंट बेलारूस में मिले और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया है, या कह सकते हैं कि ये जो मीटिंग है इसके बारे में साफ शब्दों में ये बोल दिया है कि जो रसिया के प्रेसिडेंट है वो नहीं चाहते हैं कि ये जो बातचीत है वो कामयाब हो, और उनको इसकी कोई उम्मीद भी नहीं नज़र आ रही है। अब वॉर हो रही है यूक्रेन की, मतलब जो पावर है, ट्रूप्स की पावर है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो डायरेक्ट रशिया की आर्मी से डायरेक्ट लड़ाई लड़ सके, वॉर लड़ सके, ठीक। तो उनके जो यूक्रेन के जो कुछ सिटीजन्स हैं वो अदर कंट्रीज़ में, नेबरिंग कंट्रीज़ में जा रहे हैं, ठीक। तो एज अ रिफ्यूजी जा रहे हैं। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जो यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, एग्जांपल में देख लीजिए, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, ठीक। यहाँ पर अराउंड 4 to 5 लाख यूक्रेनियन सिटीज़न इस समय जा चुका है एज अ रिफ्यूज़ी, ठीक। जो यूक्रेन है उन्होंने एक ऑफ़र और दिया है, जो यूक्रेन में जितने भी प्रिजनर्स बंद हैं वो प्रिजनर्स अगर चाहें तो यूक्रेन की तरफ से रशिया के अगेंस्ट लड़ाई लड़ सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं, यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ते हैं मिलकर, तो उनको रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जो है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन जो है, उन्होंने एक डेटा दिखाया है कि यूक्रेन में जो है अराउंड 94 लोगों की डेथ हो चुकी है इस वॉर से, और 376 जो सिटीजन्स हैं वो घायल हो चुके हैं, ठीक। और दूसरी तरफ यूक्रेन ने ये दावा किया है कि उन्होंने, यूक्रेन की आर्मी ने करीब 5000 रूसी सैनिकों को मार गिराया है, और 150 टैंक और 30 एरोप्लेन और 30 हेलीकॉप्टर्स इनको डिस्ट्रॉय किया है रसिया के। इस समय आप कुछ 1-2 दिन से लगातार ये देख रहे होंगे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो शेयर हो रहे हैं कि वो बहुत परेशान हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी, ठीक है ना, वोट के लिए, कि क्या ये जो मुद्दा है लड़ाई का, इसको यूएन जनरल असेंबली में उठाने चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। यूएनजीए में मुद्दा उठाने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, ठीक है। उसमें रीज़न ये था इस मीटिंग का कि आकर उसमें जो कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़, उसमें वोटिंग करें, और ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रही है इसको ख़त्म होने के लिए वोट डालें, ठीक। तो इस वोटिंग में ध्यान रखिएगा, जो ये वोटिंग हुई है इसमें 3 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, इंडिया, चाइना और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। एक बार फिर से बताता हूँ, इंडिया, चाइना और यूएई ने यूएनएससी की वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। और वोटिंग किससे रिलेटेड है? ये वोटिंग रिलेटेड है कि ये जो मुद्दा है यूएन जनरल असेंबली की तुरंत मीटिंग बुलाई जाए और उस मुद्दा उसमें उठाया जाए, ठीक।
ताकि सारी कंट्रीज़ जो यूएन जनरल असेंबली की यूएन की मेंबर हैं वो इस बारे में खुलकर बात कर सकें एक प्लेटफॉर्म पे। तो इसमें बातचीत करने के लिए 11 कंट्रीज़ ने फेवर किया है और ये मुद्दा यूएन जनरल असेंबली में ना उठे इसके लिए एक ने वोट किया है अगेंस्ट में। ओके, तो इंडिया ने जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना वोट देने से मना कर दिया तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन स्टूडेंट्स पे पड़ा जो कि वहाँ पर यूक्रेन में हैं, जो वहाँ पर मेडिकल और बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं। तो यूक्रेन के लोगों का मानना है जैसे इंडिया ने उनका साथ छोड़ दिया है, इंडिया ने उनको धोखा दिया, तो वो भी जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी यही करना चाहते हैं या उनको डरा रहे हैं। बॉर्डर पे वो जाते हैं तो यूक्रेनियन जो आर्मी है इंडियन स्टूडेंट्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही है। ठीक, तो मेन रीज़न है इंडिया का इस सिक्योरिटी काउंसिल में जो वोटिंग है उसमें पार्टिसिपेट ना करना। ये इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। रीज़न है कि इंडिया ने सिक्योरिटी काउंसिल में जो वोटिंग थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और इसकी सफरिंग किसको हो रही है, जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए हैं। हालांकि इंडिया और अदर कंट्रीज़ वहाँ से यूक्रेन से जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए लगातार रेस्क्यू मिशंस कर रही है। ठीक, पर ये जो इम्पैक्ट है ये इंडियन स्टूडेंट्स को जो यूक्रेन में हैं उन पर दिखाई दे रहा है। जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही रशिया की जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है ना, उसने जो मेन इंटरेस्ट रेट है उसको 20% तक इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक, और जो सिक्योरिटीज़ हैं रशियन सिक्योरिटीज़, जो विदेशी जो बोलियां लगती थी उनमें फॉरेन कंट्रीज़ बोली लगाकर जो सिक्योरिटीज़ खरीद लेते हैं दूसरी कंट्रीज़ की, तो उस पर भी पूरी तरह से रोक लगा दिया। और जो रशियन आर्मी है उनका कहना है यूक्रेन के जो सिटीजन्स हैं अगर वो इंडिपेंडेंटली चाहें तो कीव को छोड़ सकते हैं। रीज़न क्या है कि देखिए कुछ पार्ट है रशिया ने जो यूक्रेन का कब्जा कर लिया है, खार्किव इस पे रशिया आ चुके हैं, लुहांस्क में कब्जा कर चुके हैं और डॉन्स्टेक के कुछ एरिया में कब्जा कर चुके हैं। और यहाँ कीव मर आकर यहाँ पर रशियन जो फोर्सेस हैं उनको यूक्रेन की फोर्सेस ने रोक रखा है। ठीक है ना, यहाँ पर रशियन फोर्स को यूक्रेन की फोर्सेस ने रोक रखा है। अभी कल की न्यूज़ थी कि यूक्रेन में रशियन की जो आर्मी है उनको प्रॉपर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है और रशियन ने यूक्रेन में कीव में जो कीव जो है यूक्रेन की जो कैपिटल है वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनसे साफ शब्दों में कह दिया कि आप चाहें तो इंडिपेंडेंटली कीव को छोड़ सकते हैं। पर जो कीव के मेयर हैं उनका कहना है कि रशिया का कंट्रोल कीव पर नहीं है, लेकिन रशियन आर्मी ने कीव को चारों तरफ से घेर रखा है। ठीक है, रशियन आर्मी ने कीव को चारों तरफ से घेर रखा है। इस वजह से जितने भी रशियंस जितने भी यूक्रेनियन कीव में फंसे हुए हैं उनका कीव से निकलना मुश्किल है। यूक्रेन को मदद चाहिए और कई देश उसकी मदद करने के लिए आगे भी आए। अभी यूक्रेन के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने एलन मस्क से स्टार लिंक को जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो यूक्रेन को प्रोवाइड करने के लिए बोला था, रिक्वेस्ट की थी, तो एलन मस्क ने प्रोवाइड कराया है। रीज़न ये है कि वॉर के समय में हो सकता है लाइंस बिगड़ जाएँ, इंटरनेट ना मिल पाए यूक्रेन के लोगों को यूज़ करने के लिए, वो अपनी बात ना पहुंचा पाएँ ग्लोबल वर्ल्ड में, इसलिए स्टारलिंक की डिमांड की थी वाइस प्रेसिडेंट यूक्रेन के और एलन मस्क ने ये उनको प्रोवाइड करा दिया है। और जो कुछ अदर कंट्रीज़ हैं जो एड प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कुछ मेन कंट्रीज़ हैं, उनमें देखिए अमेरिका है। ठीक, अमेरिका ने करीब 3,000 करोड़ रुपए की जो आर्मी को मदद भेजी है। ठीक, बेल्जियम ने 300 लोग अपने बॉर्डर पर खड़े कर दिए हैं यूक्रेन के लिए। फ्रांस ने भी करीब 2,500 करोड़ रुपए का जो आर्मी इक्विपमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराएं। नीदरलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ब्रिटेन, पोलैंड, ये भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यूक्रेन को एड प्रोवाइड कराई है। ठीक, इन सभी चीज़ों के बाद जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन वो बहुत ज़्यादा बौखला गए, इसीलिए उन्होंने न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट करने के बारे में एक सोच रहे हैं। रीज़न यही है कि एड प्रोवाइड कराई जा रही है यूक्रेन को और पुतिन ने जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सभी को वापस बुला लिया है। अब तक जो वॉर में हुआ है यूक्रेन ने बताया है कि अब तक रूसी हमले में जो रशियन वॉर है जो उनकी तरफ से अटैक हुआ है उसमें अराउंड 350 जो यूक्रेनियन पर्सनल है उनकी जान जा चुकी है। जो इंक्लूडेड हैं 14 ईयर से कम के जो चिल्ड्रेन है उनकी भी जान है उसमें। ठीक है ना, उनकी भी लाइफ जा चुकी है और करीब 2000 जो सिटीजन्स है यूक्रेन के वो घायल हो चुके हैं गंभीर रूप से। और यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उनका कहना है यूक्रेन छोड़कर अराउंड 4 लाख पीपल्स
अदर नेबरिंग कंट्रीज़ में जा चुके हैं एज अ रिफ्यूज़ी। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडियन डेलीगेट थे PM तिरुमूर्ति, उन्होंने बताया कि जो बॉर्डर पे यूक्रेन रशिया बॉर्डर पे जो टेंशन है, ठीक, उसकी वजह से या कुछ उनके सर्कमस्टेंसेस हैं उनकी वजह से इंडिया ने इस वोटिंग में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वोटिंग हुई है उसमें से इंडिया ने खुद को बाहर रखा है। 3 कंट्रीज थी, इंडिया, चाइना और UAE, ठीक, जिन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक। और त्रिमूर्ति का कहना है कि वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, जो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए स्टूडेंट्स यूक्रेन में, उनको वापस लाने की। यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज़ में एक कंट्री है लातविया, उसने एक बहुत ही सकारात्मक कदम उठाते हुए अपने जो निवासी हैं सिटीजन हैं लातविया के, उनसे उन्होंने बोला है कि जो भी सिटीजन लातविया का चाहे तो यूक्रेन की तरफ से यूक्रेन की और रशिया की भी जो वॉर है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ओके। क्योंकि यूक्रेन ने वॉर स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे सभी देशों से आग्रह किया था कि वो आए, रिक्वेस्ट की थी और यूक्रेन का साथ दें, लेकिन रशिया ने साफ शब्दों में ये बोल दिया था कि जो कोई कंट्री यूक्रेन का अगर साथ देती है तो रशिया न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने से पीछे नहीं हटेगा यूक्रेन के ऊपर। आज 28 फरवरी 2022 को यूक्रेन और रशिया के बीच में बातचीत बेलारूस में हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, वो नाटो के साथ मीटिंग कर रहे हैं, ठीक। रीज़न यही हो सकता है कि यूक्रेन को मेंबर की तरह यूज़ करें, शामिल कर लें, या नाटो की जो आर्म फोर्सेस हैं वो डिप्लॉय कर दें यूक्रेन में, ताकि वो यूक्रेन की तरफ से मिलकर रशिया के साथ वॉर में पार्टिसिपेट कर सकें। रीज़न ये है कि यूक्रेन ने खुद इच्छा जाहिर की थी कि वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है, ठीक। अब इतने सारे वॉर में हमले हो रहे हैं, इसी बीच में एक हमला होता है कीव के एयरपोर्ट में, और उसके कंसिक्वेंसेस ये होते हैं कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेन है, ठीक, मारिया एनाकोव 225, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। एक बार कंपैरिजन देख लीजिए यूक्रेन और रशिया के फोर्सेस के बीच में, ये डेटा BBC का है, ठीक। आप देख सकते हैं यूक्रेन की फोर्सेस रशिया के कंपैरिजन में कितनी कम है, बट फिर भी वो हार नहीं मान रहे हैं और रशिया के साथ फाइट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं एंटोनोव 225 मारिया, ठीक, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेन है मारिया, उसकी बात करते हैं। रूसी सेना द्वारा मरिया के विनाश की खबर की पुष्टि यूक्रेन के सरकारी स्वामित्व वाले उक्रोबोरोन प्रोम समूह ने की। ये जो ग्रुप है वो यूक्रेन में वेपन प्रोवाइड कराता है, बनाता है, ठीक है ना, ओके, वेपन के लिए जाना जाता है, ठीक। द न्यूज़ ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ मरिया बाय रशियन फोर्सेज वॉज कन्फर्म्ड बाय यूक्रेन्स स्टेट ओन्ड उक्रोबोरोन प्रोम ग्रुप, ओके। उसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर रविवार को रूसी सेना ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मरिया को नष्ट कर दिया। एंटोनोव 225 कार्गो विमान यूक्रेनी विमान का प्रमुख था। मरिया, द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेन, वॉज डिस्ट्रॉयड बाई रशियन फोर्सेज ऑन संडे आउटसाइड यूक्रेन्स कैपिटल कीव। द एंटोनोव 225 कार्गो प्लेन वॉज द फ्लैगशिप ऑफ यूक्रेनियन एविएशन। एक बार मारिया को जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेन कहते हैं उसका कंपैरिजन देख लेते हैं जो दो और जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट जो प्लेन्स हैं उनके साथ। तो देखिए एंटोनोव 225 की जो लेंथ है वो है अराउंड 89 मीटर्स, एयरबस की जो लेंथ है वो है 36 मीटर्स की, और जो बोइंग 747 है उसकी लेंथ है करीब 69 मीटर की। अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करते हैं तो इनके बीच में अराउंड 20 मीटर्स, ठीक है ना, 60 फीट्स हाइट का गैप है, ओके। अब जो मारिया है उसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं कि मारिया की क्या क्या खासियत थी। तो देखिए एंटोव 225 मारिया, इसकी लेंथ कितनी थी 275, और इसकी जो स्पीड थी वो 850 किलोमीटर पर आवर, और जो ये कार्गो ले जा सकता था उसका वेट कितना है 250 टन्स। विमान का नाम मारिया रखा गया था, रीज़न क्या था कि इसका मतलब होता है ड्रीम, ओके। और जो इसने पहली फ़्लाइट ली थी वो फ़्लाइट ली थी 1988 में, और ये ऑपरेटेड टिल 1991, ओके। इसके बाद मारिया ने अब तक बनाया गया सबसे भारी विमान का खिताब, ठीक। एक खिताब ये है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है वर्ल्ड हैवीएस्ट प्लेन कौन सा है तो वो भी मारिया है, ठीक। उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाता है लार्जेस्ट विंग स्पैन ऑफ एनी एयरक्राफ्ट, ठीक, तो वो भी मारिया है, ठीक।
दो इसमें से मिलते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है मारिया के ऊपर, मारिया नाम दे के आपसे या तो शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं मेंस में, या प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं। मारिया सोवियत वैमानिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में बनाया गया था। सोवियत संघ के पतन के बाद 1994 में एकमात्र परिचालन AN-225 का भंडारण में रखा गया था। मारिया वॉज बिल्ड एज अ पार्ट ऑफ द सोवियत एरोनॉटिकल प्रोग्राम आफ्टर द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड। सोवियत यूनियन कब कोलैप्स हुई थी? 1991 में। द लोन ऑपरेशनल AN-225 वॉज प्लेस्ड इन स्टोरेज इन 1994। सोवियत यूनियन बनी कब थी? 1922 में, ठीक है, और कोलैप्स हुई थी 91 में, ठीक। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं प्री में भी आ सकते हैं, मेंस में भी आ सकते हैं। तो हमने जितना इजी वे में हो सकता था वो समझा, रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर की सिचुएशन को, और उसके बाद जो एक कंसिक्वेंसेस होते हैं वॉर के वो देखें किस फॉर्म में। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरोप्लेन था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है इस वॉर में, ठीक। उसका नाम क्या था? एनोटोव 225 मारिया, ठीक। थैंक्स।